भारत का जो आर्थिक विकास का सफ़र है, उसके दो की प्लेयर मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मिस्टर अरविंद पानागढ़िया, जो फाइनेंस कमीशन के इस वक्त के अध्यक्ष हैं, और ठीक इनके पहले मिस्टर एन.के. सिंह, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे। इन दोनों का भारत की इकोनॉमिक कहानी में बहुत लंबा योगदान रहा है, बियॉन्ड 10 ईयर्स का योगदान रहा है। और अब भारत जिस जगह खड़ा है, वहाँ ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि विकसित भारत का जो मिस्टर मोदी का लक्ष्य है, उसको अचीव करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है और किस तेज़ी की ज़रूरत है। आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। मिस्टर पानागढ़िया, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी है अभी, द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल, हिस्ट्री एंड इट्स लास्टिंग इम्पैक्ट। ये मैं दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को भी। ये किताब का एक रेफरेंस है, और दूसरा रेफरेंस ये है कि तीसरी बार की मोदी सरकार बनी है, और जाहिर है कि इस बार एजेंडा बहुत एम्बिशियस है। और इस वक्त चर्चा ये चल रही है कि रिफॉर्म का अगला दौर कैसा होगा। तो मेरा पहला सवाल मिस्टर पानागढ़िया आपसे यही है कि अब रिफॉर्म का एक एक्टिव और अर्जेंट एजेंडा अगर छोटे में डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होना चाहिए? ऐसे में लंबे तरीके से अगर सोचें, लंबे काल से अगले समझ लीजिए 10 साल में क्या क्या हमें चीज़ें करनी हैं, तो मैं शुरू करूंगा पहले लेबर लॉ जो पास किए गए थे 2019 और 2020 में, उनका इम्प्लीमेंटेशन। ये अब क्योंकि मुश्किल काम इसका हो चुका है, पार्लियामेंट से पास हो चुके हैं कानून, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन हम कह सकते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट है, तो वहाँ से शुरू किया जाए। उसके बाद कई एरियाज़ हैं रिफॉर्म्स के, वो हम अगर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, पर मैं नाम जो टॉपिक्स बता सकता हूँ। जैसे टैक्स के एरिया में है, थोड़ा जीएसटी का सिंप्लीफिकेशन हमें करना है, पर्सनल इनकम टैक्स का भी कुछ सिंप्लीफिकेशन होने की ज़रूरत है। उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा हमें फिर से पिकअप करना है। उस एयर इंडिया और नीलांचल स्टील वगैरह को हमने प्राइवेटाइज़ किया प्राइम मिनिस्टर मोदी के काल में, दूसरी जो टर्म थी उसमें, उसको आगे बढ़ाना है। दूसरी टर्म में एक बहुत महत्वपूर्ण पब्लिक एंटरप्राइज पॉलिसी भी सरकार ने जारी की थी, तो उस पब्लिक एंटरप्राइज पॉलिसी को आगे बढ़ाना है। हायर एजुकेशन में हमें कुछ रिफॉर्म लाने हैं, क्योंकि अभी भी हमारी हायर एजुकेशन जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट के तहत चल रही है, जो 1956 का एक्ट है। इन पैरेलल हमने जो है मेडिकल एजुकेशन का रिफॉर्म कर दिया था, वो भी 1956 का ओरिजिनल लॉ था, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के द्वारा। तो यही रिफॉर्म में हायर एजुकेशन में भी लाना है। लैंड एरिया के रिफॉर्म्स होने हैं, ये इस एरिया में करीब करीब कोई विशेष रिफॉर्म हो नहीं पाए हैं। अगर पूछा जाए तो हम उसमें 2 कदम पीछे ही गए हैं, क्योंकि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट हमने पास किया था, उसकी वजह से लैंड प्राइसेस जो हैं हमारी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो उससे पब्लिक प्रोजेक्ट्स में भी दिक्कत आती है। प्राइवेट जो एंटरप्राइजेज़ हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जिनको काफ़ी लैंड की ज़रूरत पड़ती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को, तो उनके लिए भी एक बाधा रहती है। तो ये कुल मिलाकर कुछ बड़े बड़े मुद्दे हैं। बहुत ही सिंपल ढंग से आपने सबसे बड़ी ज़रूरत को सामने रख दिया। मिस्टर सिंह, आप भी इन विषयों पर काफ़ी विचार रखे हैं। ये बताएं कि लैंड, लेबर, ये जो 2 चीज़ें हैं, इनकी पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ हैं, और हम डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में काम करते हैं, और हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ही अग्रेसिव और बोल्ड पॉलिटिकल विल रखने वाले इंसान हैं। अब ये उनका 11वां साल है। लैंड लेबर के इस पॉलिटिकल सेंसिटिव इशू को हैंडल करने के लिए ये सरकार क्या कर सकती है? आप उनका माइंड कैसे पढ़ते हैं? ऐसा है कि मैं मुख्य रूप से सहमत हूँ जो विचार अरविंद जी ने व्यक्त किया है। एक शायद वो स्वयं व्यक्त करना चाहते होंगे, लेकिन मैं व्यक्त करूँ। कृषि के क्षेत्र में जो परिवर्तन की आवश्यकता है, कृषि के क्षेत्र में बहुत सीमित परिवर्तन हुआ है। आप एक दृष्टिकोण से देखें, हमारी जो ग्राउंड वाटर है, हमारी जो सारी पर्यावरण की दृष्टिकोण से देखें, तो क्या आवश्यक नहीं है कि जो चीज़ पहले उपजाते थे उसमें परिवर्तन करके, या जहाँ वो उपजाते थे उसमें परिवर्तन करके, उन चीज़ों को उपजाने के ऊपर हम लोग प्रभाव डालें। जैसे प्रधानमंत्री ने पिछले साल
ईयर ऑफ द मिलेट उन्होंने डिक्लेयर किया, जिसमें जो वाटर इंटेंसिटी है वो उतनी नहीं है जो आवश्यकता है जो गेहूं या धान के उपज के लिए। तो और प्रोटीन बेस्ड हॉर्टिकल्चर के रूप से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल प्रोटीन, इन सबों के ऊपर थोड़ा बहुत परिवर्तन करें। आप वैसे भी देखें तो जो वर्तमान कृषि की जो पैटर्न है, और चूँकि वो संबंधित रखता है लैंड के जो एक मुख्य विषय जिसके बारे में अरविंद जी ने बात किया, उससे ये जुटा हुआ है कि किसानों के आय में कैसे वृद्धि हो। प्रधानमंत्री ने ये वचन दिया है कि जो एवरेज इनकम एक भारत के किसान का है उसमें कई गुने वृद्धि की आवश्यकता है। तो उनको जो क्रॉपिंग पैटर्न करना पड़ेगा, जिस तरह की उपजाऊपन आवश्यकता है उसमें एक बहुत मूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि केवल ये फार्म लॉ लोग नहीं सोचें, आप ये दृष्टिकोण से देखें, पर्यावरण, सस्टेनेबिलिटी, स्वास्थ्य, सभी दृष्टिकोण से देखें तो उनकी आय में कैसे वृद्धि हो, इसके ऊपर कुछ ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा आपने मूल प्रश्न किया था कि आगे बढ़ने के लिए किन किन 3-4 कदम की आवश्यकता है। सर्वप्रथम जानते हैं कि जो हम लोगों की जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो वर्तमान जीडीपी की ग्रोथ रेट लगभग 6.4% या 7% से ज़्यादा रही है इन रियल टर्म, नॉमिनल टर्म्स में तो 10% के लगभग से ज़्यादा रहा है, उसको किस रूप से बढ़ाया जाए, 8-9% के ऊपर ले आया जाए। उसके लिए आवश्यकता है कि लेबर लॉज, लैंड एक्विजिशन लॉज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन सब चीज़ों के ऊपर जो रिफॉर्म्स अभी तक बहुत संभव नहीं हो सके हैं, हालांकि उसके ऊपर पिछले 10 साल में हमने उसकी आकार तैयार की है। हमने लेबर लॉ के परिवर्तन के लिए पार्लियामेंट ने अपनी स्वीकृति दी है। अब राज्यों को किस रूप से प्रोत्साहित किया जाए कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कर लें। जो लैंड के बारे में, लैंड एक्विजिशन के बारे में कुछ राज्यों ने ऑलरेडी कुछ कदम ले लिए हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, और राज्य भी किस रूप से उसको अपना सकें। जहाँ तक कैपिटल है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, हम लोगों को बैठ कर के एक सहमति करनी चाहिए कि एफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन को किस रूप से बढ़ाए, और इसमें हमारा टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। मोदी जी का एक मानसिक जो दृष्टिकोण है, हम लोग आज टेक्नोलॉजी के कटिंग एज पे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साधारण विद्यार्थी भी अब पढ़ता है, उसको किस रूप से गवर्नेंस के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कैसे हार्नेस किया जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान रहेगा भारत को विकसित बनाने के लिए। तो जो रिफॉर्म्स हैं आगे आने वाले दिनों में, मेरे जानते इन सब विषयों के ऊपर जो आगे आने वाले दिनों में प्रगति होगी, जिसके मुझे विश्वास है, तो भारत का जो एक आकार है एक विकसित भारत बनने का 2047, उसमें एक निश्चित उसमें गति आएगी। जी बिल्कुल। इसमें एक पब्लिक कन्वर्सेशन में बात चलते रहती है कि विकसित भारत के लक्ष्य को अचीव करने के लिए जिस जीडीपी ग्रोथ की ज़रूरत है वो अभी के इकोनॉमिक पॉलिसी और गवर्नेंस को देखते हुए संभव नहीं है। वो पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, आप दोनों ने बहुत ही संक्षेप में बहुत अच्छे से बता दिया है। लेकिन ये भरोसा कैसे बढ़े सारे इकोनॉमिक स्टेक होल्डर का कि ये कोई ब्लाइंड गेम नहीं है कि शायद नहीं होगा। एकदम 2047 में एडवांस्ड इकोनॉमी जिसको कहते हैं, जिसमें पर कैपिटा इनकम लोगों की, हर भारतीय की बढ़ जाए, ये हो पाए, उसके लिए जिस इकोनॉमिक बोल्ड इंटरवेंशंस की आवश्यकता है और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, चूँकि आप दोनों ग्लोबल इन्वायरमेंट को बहुत वॉच करते हैं, उसको देखते हुए क्या क्या हेडविंड्स आप देखते हैं जिसके बारे में हमको माइंडफुल होना चाहिए? मेरा अपना ये मानना है कि शॉर्ट ऑफ सम कैटास्ट्रॉफिक इवेंट जिसको हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते, मैं नहीं समझता कि ग्लोबल हेडविंड्स हमारे रास्ते में इतनी गहराई से आएंगे। वो इसलिए कि हमने ये
अनुभव किया है अभी पिछले कुछ सालों में, पहले जो टर्म थी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें यूएस चाइना का ट्रेड वॉर हुआ, टैरिफ वॉर हुआ, उसके बाद फिर रशिया यूक्रेन और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हुई उसकी वजह से रूस पर काफ़ी एम्बार्गोज लगे। उन सब के बावजूद जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में जो ट्रेड की ग्रोथ है वो जारी रही है। आप देखिए कि कोविड के पहले जो पीक जो एक्सपोर्ट मार्केट था, पीक पर उसका करीब था $19 ट्रिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का और $6 ट्रिलियन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का, कुल मिलाकर $25 ट्रिलियन का था। पोस्ट कोविड इन सब ग्लोबल हेडविंड्स के बावजूद जो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स बढ़ के का जो पीक था वो 19 ट्रिलियन से बढ़कर 25 ट्रिलियन हुआ और सर्विसेज का 6 ट्रिलियन से बढ़कर 7 ट्रिलियन हुआ। तो अभी जिस इकोनॉमी में हम ऑपरेट कर रहे हैं ऑलरेडी 32 ट्रिलियन का जो है एट पीक एक्सपोर्ट मार्केट रहा है, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। इसलिए अगर हम चाहें तो इसमें हमारा शेयर बढ़ाएं। अभी हमारे शेयर जैसे है मर्चेंडाइज में सिर्फ 2% से भी कम है, 2 से अगर 4 भी करते हैं, और सर्विसेज में हमारा बेटर है, थोड़ा करीब 4% के करीब है, उसको भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारा अच्छा मोमेंटम है सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में, तो स्कोप काफ़ी है। सो हेडविंड्स की मुझे डर नहीं है, हम ओवरकम कर सकते हैं। शॉर्ट ऑफ कुछ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होते हैं वो तो उससे सभी इफेक्ट होंगे। क्या ये संभव है हमारे लिए विकसित भारत बनना 2047 तक? तो इसका जवाब मैं इस तरीके से दूंगा कि जो वर्ल्ड बैंक के नॉर्म्स हैं जो सभी एक्सेप्ट करते हैं, उसके अनुसार हमारी पर कैपिटा इनकम जो है करीब $12,800-12,900 के आसपास पर कैपिटा होनी चाहिए 2022 के डॉलर्स में। तो क्या हम वहाँ पहुँच सकते हैं? तो मैं ये कहता हूँ आपको कि हमारा जो है 2022 का अगर 22-23 का पर कैपिटा इनकम लें, करीब $2,500 था। इसको जो है 13,000 या करीब $13,500 पहुँचने तक के लिए ग्रोथ रेट जो हमें चाहिए वो करीब 7.6% की है पर कैपिटा इनकम की। तो हमारी जो है जीडीपी ग्रोथ अगर हम देखें, लोग इस बात को रियलाइज़ नहीं करते हैं, पर अगर हम डॉलर्स में अगर हम देखें तो रियल डॉलर्स में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 7.9% रही है। क्योंकि हमारी रुपीज़ में तो ग्रोथ कम है थोड़ी, पर रुपए जो है डॉलर के में जब मेजर करते हैं हम तो रुपए की वैल्यू बढ़ती जा रही है। पिछले 20 साल में जो है ये ग्रोथ जो हुई रुपए में जो मेजर करते हैं वो कम होने के बावजूद, क्योंकि रुपए की इटसेल्फ वैल्यू डॉलर के अंदर बढ़ गई है, तो हम करीब 7.9% की दर से जीडीपी बढ़ा है। तो हमें अगले 20-25 साल जो हम देख रहे हैं 2047 तक, उसमें हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लें तो 0.5% या 0.6%। तो हमें 7.6% पर कैपिटा इनकम ग्रोथ चाहिए। तो उसमें अगर जीडीपी ग्रोथ चाहिए तो वो जीडीपी ग्रोथ 7.6 के बजाय आधा पॉपुलेशन ग्रोथ को अकाउंट में लेते हुए करीब 8.1 या 8.2% चाहिए। 7.9 तो हमने पिछले 20 साल में अचीव किया है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर जो कुछ ऑलरेडी हो चुके हैं रिफॉर्म्स, जीएसटी के, बैंक्रप्सी कोड के, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप मैसिवली, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई के फ्रंट पर हम इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और आने वाले रिफॉर्म्स जो किए जाएंगे सरकार के द्वारा, उन सबको मिलाकर अगर हम देखें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम 7.9 जो हमने अचीव किया है पिछले 20 साल में, उसको 8.1 या 2% तक ले जा सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए संभव है, अचीवेबल है। जी बिल्कुल। ये बात सही है मिस्टर सिंह कि इस वक्त एक पूरे देश में एनर्जी का माहौल बना हुआ है और हर लेवल पे लोग इस इकोनॉमिक जर्नी में तेज़ी से भागना भी चाहते हैं। अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि इस एजेंडा को, विजन को अचीव करने में आपने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया, उसके अलावा 2-3 और इशू हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। नंबर 1,
ब्यूरोक्रेटिक मॉडल बोलिए, इनफिशिएंसी बोलिए, अपैथी बोलिए, एटीट्यूड बोलिए, नंबर 1। नंबर 2 जुडिशियल रिफॉर्म्स, नंबर 3 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी इस ऊर्जा को जोर से बर्स्ट कर सके उसमें रुकावट डालती हैं। आप इससे सहमत होंगे संभवतः, तो फिर क्या करें? तो मैं शुरू करूं। ऐसे मैं सहमत हूं जो अरविंद जी ने एजेंडा दिया है, जो आंकड़े उन्होंने हमारे समक्ष रखा है कि ये संभव है। कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि अगर विकसित भारत का दर्जा हम लोगों को 2047 तक प्राप्त हम लोग कर सकें। 2-3 प्रश्नों के ऊपर आपने उल्लेख दिया। मैं जो आपका लास्ट प्रश्न है वो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स से संबंधित है। तो मैं उदाहरणार्थ कहूँ कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत निश्चित कदम उठाया है, कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया, पार्लियामेंट में वो बिल भी इंट्रोड्यूस हो गया है, वन नेशन वन इलेक्शन। मैं उस समिति का एक सदस्य था और अगर जितने इलेक्शंस अभी हो रहे हैं उनको एकत्रित कर अगर जितनी इलेक्शन की प्रक्रिया है उसमें अगर परिवर्तन लाएं तो व्यय में, फिस्कल डेफिसिट में, गवर्नेंस स्ट्रक्चर में इसका बहुत सीधा असर होने को है, जो असर लाभदायक सिद्ध होगा। तो एक तो ये जुडिशियल रिफॉर्म्स की आपने बात की, यह निश्चित एजेंडा शुरू किया गया था लेकिन इसको पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। एजुकेशन रिफॉर्म्स को मैं दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूँ। आपने एक प्रश्न पूछा था कि क्या हेडविंड्स आ सकते हैं और कैसे उन हेडविंड्स को टेलविंड के रूप में उन्हें परिवर्तित किया जाए। उसमें एक मुख्य विषय ये है, टेक्नोलॉजी तो प्राप्त कर रहे हैं, एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ क्या रोज़गार और रोज़गार में उस सृजन जो नए रोज़गार का हो रहा है वो क्या लाभदायक होगा, किस रूप से जो वर्तमान शिक्षा की प्रणाली है उसको परिवर्तित कर शिक्षा, टेक्नोलॉजी और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के रूप में परिवर्तन कर सकें। जब देख रहे हैं कि एआई ऐसे कार्य में लगा हुआ है जहाँ जो लोग साधारण कार्य कर रहे हैं अगर एआई करेगी तो लोग कौन से ऐसे कार्य कर सकते हैं जो देश के लिए, उनके आय के लिए निश्चित लाभदायक हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि पॉपुलेशन की जो वृद्धि है डेमोग्राफिक मैनेजमेंट में, वो आगे आने वाले दिन में हम लोग रिप्लेसमेंट रेट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जो अभी वर्तमान एज डिपेंडेंसी रेशियो है उसको देखते हुए ये आवश्यक है कि प्रतिवर्ष ग्रोथ रेट के साथ साथ इतने नए और रोज़गार की उत्पन्न होना आवश्यक है जो लाभदायक हो उनके आय के लिए, इकोनॉमी के लिए और देश के भविष्य के लिए। कंबाइनिंग एंड हार्मोनाइजिंग द कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी विद गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके ऊपर कि कई दृष्टिकोण से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन सभी के रूप से जब हम लोगों ने रिफॉर्म्स करेंगे तो इनका एक समन्वय हो सकता है। जी, आप दोनों ने इस पर रोशनी डाली कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का रोल कैसे हमारे पूरे इस एनर्जी को कैटापुल्ट करने में काम करेगा, और ये फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिस पर अब काम करने की ज़रूरत है। शायद इन पर चर्चा कम होती है, जो दूसरी चर्चाएं ज़्यादा हो जाती हैं वो वही ग्रोथ रेट और इकोनॉमिक हैंडबिट वगैरह की बात होती है। एक जिक्र आपने किया था पानागढ़िया साहब, और वो था अर्बनाइजेशन के बारे में। उसका भी संबंध जॉब से है। जाहिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत में पिछले 10 साल में बहुत काम हुआ है, लेकिन फिर जिस इंक्लूसिव जॉब क्रिएटिंग ग्रोथ की ज़रूरत है उसमें ये वाला एस्पेक्ट काफ़ी काम होने के बावजूद उसमें भी रोड ब्लॉक्स बहुत हैं, और आप उसकी चर्चा करते हैं जब कोस्टल राज्यों के बारे में अलग से बताते हैं। चैलेंज ये है जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी लगातार हाईलाइट किया, और वो ये है कि अब राज्यों को दौड़ने की ज़रूरत है। केंद्र एक इनेबलिंग प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक फ्रेमवर्क दे रहा है, और राज्यों के दौड़ने की जब बात आती है तो वहाँ सभी पार्टियों की सरकारें हैं।
एक तरफ सबको ही अपनी सफलता चाहिए दोबारा जीत के आने के लिए, और दूसरी तरफ लड़ते भी बहुत हैं ये लोग। इससे कैसे हैंडीकैप से बाहर आए? सो देखिए, एक तो बात जो मिस्टर एन के सिंह ने अभी कही, वन नेशन वन इलेक्शन वाली, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ ये नहीं है कि इनकन्वीनियंस है इलेक्शन की, बार बार होते हैं तो इसलिए एक बार होगा तो 5 साल में एक बार हो जाएगा। इसके इम्प्लीकेशंस फार रीचिंग हैं। सबसे बड़ा जो मैं सोचता हूँ मेरे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दृष्टिकोण से, वो ये है कि जब इलेक्शन 5 साल में एक बार होने लगेंगे तो सरकारों को जो है रिफॉर्म्स करने की विंडो बहुत लंबी मिलेगी। अभी बहुत मुश्किल है सरकार के लिए, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज भी देखिए, पहली बार अभी सरकार चुनकर आई मई 2024 में, फिर एक के बाद एक इलेक्शन होते रहे। अब छोटी सी विंडो है, पर उसमें भी अब 1 साल की विंडो भी आगे लें तो उसमें भी एक दिल्ली का इलेक्शन है, एक बिहार का आने वाला है। तो सरकार को जो है, जो समय चाहिए, जो यानी कि जिसमें पॉलिटिकल रेटोरिक फर्क बाधा न बने, वो बहुत ही कम रहता है सरकार को। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि राज्य सरकारों के लिए भी और केंद्रीय सरकार के लिए खास तौर से, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन कर पाते हैं तो उसका बड़ा हमें जो है रिटर्न मिलने वाला है। ये रियलाइजेशन पूरा है नहीं इस बात का, तो मैं इस बात को, इस रिफॉर्म्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट मानता हूँ। और राज्य सरकारों में भी जागरूकता है, क्योंकि आज का इलेक्टोरेट जो है, मैं मानता, ये इकोनॉमिक एम्पिरिकल एविडेंस है इस बात की कि इलेक्टोरेट जो है, सरकार जो डिलीवर नहीं कर पाती हैं आजकल, उनको हटा देती है, बदल देती है। अब कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए, मेरी खुद की स्टेट में राजस्थान में अभी जो हुआ, सरकार बदल गई, आंध्र प्रदेश में हुआ, सरकार बदल गई। पर जहाँ डिलीवरी अच्छी है सरकारों की, वो सरकारें वापस आती हैं। आप देखिए, जैसे उड़ीसा में जो है पटनायक सर, जो चीफ मिनिस्टर पटनायक थे, वो एक के बाद एक 20 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जो है चीफ मिनिस्टर गुजरात में इतने समय तक रहे, और उसके बाद भी जो है ये सिलसिला चला जा रहा है। तो जहाँ जहाँ सरकारों ने डिलीवरी करी है, इलेक्टोरेट उनको वापस लाता है, जहाँ डिलीवरी नहीं होती है, सरकारें बदल दी जाती हैं। तो ये रियलाइजेशन सरकारों में भी, पॉलिटिकल क्लासेस में आ रहा है। तो बहुत डिलीवर करने की जो है, सभी राज्यों की सरकारें एक तरह की न हो, ये हो सकता है, पर कई राज्य ऐसे हैं जिनमें सरकारें इस बात पे बहुत जागरूक हैं, वो खुद भी डिलीवर करना चाहती हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर से जो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेट्स हैं, काफ़ी जो तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, उनमें इस जागरूकता की वजह से हमें राज्यों का भी सहयोग मिलेगा। जी, आप लोगों ने आज हमारे लिए वक्त निकाला। चर्चा तो इस बात पर होनी थी कि रिफॉर्म का कल, आज और कल कैसा रहने वाला है, लेकिन एक ओवरऑल देश की जो दिशा होनी चाहिए, उस पर बहुत ही मीनिंगफुल इंसाइट आप लोगों से मिले हैं। हम दर्शकों को यही बता सकते हैं कि इन बातों को अगर आपने गौर से सुना होगा तो आने वाले दिनों में क्या होगा, बजट के अलावा इसके बहुत सारे संकेत इन्होंने दे दिए हैं। डायरेक्ट टैक्स में सिंप्लीफिकेशन, जीएसटी में और सिंप्लीफिकेशन से लेकर के जो मोदी जी का ग्रैंड विजन है विकसित भारत का, उसको लेकर के हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे इलाकों में भी काफ़ी काम होने जा रहा है। और जो सबसे बड़ा बॉटलनेक रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल के मामले में एक नई दृष्टि, एक नया नज़रिया, उसके दर्शन क्यों ज़रूरी हैं और वो क्यों होंगे, इसका एक खाका हमको आपकी बातचीत से मिला। आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद।